नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि हो चाहे कन्या लग्न हो, कुछ बड़ी अपडेट है, कुछ बड़े परिवर्तन है। इनका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आने वाले सप्ताह यानी कि 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में, आज हम यही बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट तो ये है कि सप्ताह जैसे शुरुआत होगी यानी कि 13 जुलाई को, जस्ट उसके एक दिन बाद 14 जुलाई के दिन एक बड़ा दिन आ रहा है। उसको कहते हैं भौमवती अमावस्या। भौम का मतलब होता है मंगल, यानी कि मंगलवार हो और अमावस्या पड़ जाए तो कहते हैं भौमवती अमावस्या। ये बिरले ही आती है, कभी कभी आती है। ये 2026 के अंदर दूसरी बार ही आ रही है। ठीक है, इस दिन वैसे कई तरह के काम किए जाते हैं, लेकिन पितरों से संबंधित जो भी दान पुण्य करना हो, उनका तर्पण करना हो, उसके लिए काफ़ी शुभदायी रहता है। तीर्थाटन, गंगा जैसे जो हमारी पवित्र नदी है, वहाँ पर स्नान करना भी बहुत ज़्यादा शुभदायी माना जाता है। पहली बात तो ये। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखेंगे तो 15 जुलाई के दिन, एक दिन बाद में ही, गुरु जो कि आप लोगों के लिए लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, कर्क राशि के अंदर उच्च अवस्था के, ये अस्त हो जाएंगे। और कोई भी ग्रह अस्त किससे होता है तो वो होता है सूर्य से। सूर्य और कोई भी ग्रह जब 15 डिग्री के आसपास अंतर पे आते हैं तो वो अस्त हो जाता है। अब उच्च का गुरु है, लाभ भाव में चल रहा है, ये अस्त हो गया है, तो क्या होगा? इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या? ऐसा है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रभाव पड़ता है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है ना। जस्ट उसके एक दिन बाद में यानी कि 15 जुलाई के दिन, क्षमा कीजिएगा, 16 जुलाई के दिन गुरु के साथ में संयोग करने आएंगे सूर्य। तो गुरु और सूर्य की युति होगी आप लोगों के लिए। सूर्य का प्रवास इस सप्ताह की सबसे बड़ी अपडेट है। एक महीने तक जो सूर्य हैं वो आप लोगों के लिए कर्क राशि में रहेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी आप लोगों के लिए आपके लग्नेश जो बुध हैं वो एक तो वक्री चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर साथ के अंदर सूर्य का प्रभाव था। अब सूर्य आगे बढ़ जाएंगे। वक्री बुध बेसिकली वैसे भी क्या है कि चीज़ों को, कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है, एक तो उसमें चेष्टा बल आता है, लेकिन अपने परिणामों के अंदर वो थोड़ा सा डिले कर देता है। आपका लग्नेश है, आपका राशि से स्वराशि का होकर के बैठा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर करियर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हमारे को रुकती हुई या थोड़ी सी देर से आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं। लेकिन इसके साथ में ही एक शुभ समाचार ये है कि इसी 13 जुलाई से लेकर के और 16 जुलाई के बीच में जो सूर्य हैं वो वर्गोत्तमी होंगे। वर्गोत्तमी का मतलब नवमांश के अंदर मिथुन राशि के अंदर ही सूर्य मिलेंगे, यानी कि सूर्य का जो प्रभाव है वो आप लोगों को 13 से लेकर 16 जुलाई के बीच में अपने करियर के भाव के अंदर पूरी तरह से प्राप्त होगा। क्या होता है, कोई ग्रह जब वर्गोत्तमी हो जाता है, क्या है कि जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो अपने उच्च के बराबर के फल देता है। ठीक है, सूर्य जैसा इस भाव के अंदर सूर्य वैसे भी दिग्बल प्राप्त करता है। तो यहाँ से जो लोग वैसे भी सीनियर अथॉरिटी के अंदर हैं, मैनेजमेंट की पोस्ट पे हैं, या फिर ऐसे हैं पॉलिटिक्स के अंदर हैं, या फिर मास कम्युनिकेट करते हैं, बड़े लोगों को संबोधित करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उनका काम काफ़ी लोगों को प्रभावित करने वाला है, ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। और आपकी यदि पत्रिका के अंदर सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है, सूर्य बढ़िया स्थानों में बैठा हुआ है और उसी से संबंधित कोई दशा अंतर्दशा भी चल पड़ी हो, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए करियर में बहुत बड़े बदलाव लेकर के भी आ सकता है। यदि स्विच करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हो, या फिर ऐसा है कि कोई नई जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए 13 से लेकर 16 जुलाई तक का एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। अब देखा जाए तो जो सूर्य हैं वो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समय के अंदर कई नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दें एक बार के लिए, तो वो लोग जो फॉरेन के अंदर रहते हैं या फॉरेन में बसना चाहते हैं, काम के से संबंधित जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, किसी और दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसा है कि कोई वीज़ा, कोई भी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये जो समय है ये पूरा सप्ताह ही जोरदार है। ठीक है ना। पहले तो ये ग्रह 12वें का स्वामी वर्गोत्तमी होगा दशम के अंदर, अपने से देखा जाए तो लाभ भाव के अंदर 11वें पे गया हुआ है। फिर उसके बाद में सूर्य जो है लाभ भाव के अंदर गोचर करेंगे, सूर्य के साथ में अपने से 12वां गया हुआ है। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर लाभ भी दर्शाता है और यात्रा भी दर्शाता है। कई मामलों के अंदर मैं ये कहूँगा कि अपना जो बैग है उसको पैक करके रखिए, आपकी यात्रा होने वाली है और ईश्वर करे ये यात्रा मंगलमय हो। तो जिन लोगों का फॉरेन से संबंधित काम है उन लोगों के लिए तो विशेष ये सूर्य का जो गोचर है बड़ा ही शुभदायी रहने वाला है। अब जिनका काम विदेश से संबंधित नहीं है उन लोगों के लिए यात्राएं हो सकती हैं,
यात्राएं काम से संबंधित जरूर होंगी, और यदि काम से संबंधित है, आपके सीनियर ने भेजा, आपके बॉस ने भेजा है, तो ये मान के चलिएगा इस समय के जो ट्रैवल है आप लोगों के लिए एक करियर में अच्छी खासी ग्रोथ देंगे। बड़े लोगों से मिलने की आप लोगों को जो है अवसर प्राप्त होगा। यहाँ से 16 जुलाई के बाद में जैसे ही सूर्य और गुरु का मिलन होगा, गुरु तो अस्त हो चुके होंगे, लेकिन इस कमान को संभालने आ जाएंगे सूर्य। ठीक है, दोनों मित्र ही हैं, मित्र की राशि में ही लाभ भाव के अंदर है, तो लाभ भाव के अंदर जितने ग्रह बैठे सामान्य तो उतना अच्छा होता है, और साथ ही के अंदर ये 12वें भाव का स्वामी बनता है। तो आप लोगों को अपने वर्क से संबंधित यदि ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ये समझ के चलिएगा अच्छा ही है। जिन लोगों की ट्रैवल एजेंसी है, टूरिस्ट एजेंसी के लिए काम करते हैं, या फिर ऐसा है कि जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, वीज़ा की, माइग्रेशन, इस तरह की चीज़ें, उन लोगों के लिए भी ये गोचर काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। फिर आगे और भी बात करें तो आपके जो सीनियर हैं, आपके जो मैनेजर हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो बड़े भाई वगैरह हैं, वहाँ से भी आप लोगों को ट्रैवल से संबंधित लाभ मिलना तय है। ठीक है ना। अब इसके अलावा जो सामान्य लोग हैं जो इस क्षेत्र के अंदर इस श्रेणी में नहीं आते, उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अपनी जेब को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। ठीक है, बस्ता तो अपना पैक करके रखना ही है, चाहे किसी भी श्रेणी की आप हो। ट्रैवल इस समय पे सीधे सीधे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 17 जुलाई का जो समय आएगा तभी जो शुक्र आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए शुक्र जो है वो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। अभी ये 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अपने से इनका देखा जाए तो ये एक तो अपने स्थान से 11वें हैं, एक अपने स्थान से 4-10 का संबंध बनाते हैं। कहने का अर्थ सामान्य भाषा में ये है कि जब शुक्र जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएगा 17 जुलाई के दिन, तब से ये शुक्र भी वर्गोत्तमी हो जाएगा। और वही बात, जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो अपने उच्च के बराबर के फल देता है। शुक्र का वर्गोत्तमी होना 12वें भाव के अंदर, मघा नक्षत्र से आगे निकल गए हैं। मघा नक्षत्र केतु का ही है, केतु ऑलरेडी इस नक्षत्र में चल रहे हैं, सिंह राशि पड़ती है, आप लोगों के लिए कारक नहीं बनती है, तमाम चीज़ें हैं। यानी कि 12वें भाव से संबंधित कोई अच्छे परिणाम हमको नहीं प्राप्त हो रहे थे। अब जाकर के मैं ये कहूँगा जैसे शुक्र पूर्व फाल्गुनी, क्योंकि एक तो खुद का ही नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है ये शुक्र का स्वयं का नक्षत्र है, और यहीं पे ये वर्गोत्तमी हो रहे हैं। भाग्येश जाकर के 12वें भाव में वर्गोत्तमी हो रहा है, तो इससे सीधा हमको ये दिखाई देता है कि आपको यात्राओं से संबंधित लाभ जरूर से प्राप्त होगा। ठीक है, खर्चे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस भाव का स्वामी खुद वर्गोत्तमी, उसके बाद में फिर आगे ट्रांसफर कर रहा है लाभ भाव के अंदर, 12वें से 12वें का संबंध बना रहा है, द्विद्वादश का संबंध कहते हैं इसको। तो इन तमाम चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो भी यात्राएं तय हैं। ठीक है ना। अब यात्राएं काम से संबंधित करनी है, व्यापार से संबंधित करनी है, अपना काम उन यात्राओं के थ्रू निकालना है, ये आपको विचार करना है। यूँ खामखा इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे तो खर्चा ही होगा, खर्चा भी होगा, समय भी जाएगा, ऊर्जा भी व्यस्त होगी। ठीक है ना। तो आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा चंद्रमा से देखेंगे अगर आप, तो शुरुआत का जो समय है वो चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर ही गोचर करेंगे। आपके दशम भाव के अंदर अमावस्या का समय रहेगा 13-14 तारीख को अमावस्या आती है, 13 लगभग इससे पहले चतुर्दशी का समय पड़ेगा। चंद्रमा का यहाँ पे रहना, क्योंकि चंद्रमा आप लोगों के लिए लाभ भाव का कारक बनता है, दशम के अंदर गोचर करेगा। तो ये ऐसे समय के अंदर मैं थोड़ा सा ये आपको जरूर से कहना चाहूँगा कि आपको जो वर्किंग प्लेस है उस वर्किंग प्लेस के अंदर खामखा की बहस करने से आप थोड़ा सा बचिएगा। ठीक है ना। एक तो सूर्य का तेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, तो अपने अंदर थोड़ा सा ऊर्जा, उत्साह, कॉन्फिडेंस के साथ साथ में थोड़ा एरोगेंस भी बना रहेगा। और बुध और चंद्रमा का ये जो मिलन है तो कई मामलों के अंदर बहस के अंदर आदमी को उलझा देता है। ठीक है ना। तो खामखा की डिबेट करने से बचिएगा, नहीं तो खामखा आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। सोम मंगल के बाद में बुधवार और शुक्रवार का दिन आएगा, यानी कि 14 और 15 जुलाई को चंद्रमा अपनी ही राशि के अंदर आएंगे। गुरु और चंद्रमा का मिलन होगा, साथ के अंदर यहाँ पे एक दिन बाद में सूर्य का भी खैर गोचर हो जाएगा। तो गुरु चंद्रमा का मिलन है। अब यहाँ पे गुरु अस्त है, 11वां भाव है, इसलिए कोई गजकेसरी योग तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी गुरु चंद्रमा का मिलन लाभ भाव के अंदर, ये आप लोगों को अपने जो भी काम निकलवाना है, खास करके अपने करियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित कोई भी काम अटका है, प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, इंक्रीमेंट है, या जैसे तैसे करके कोई भी छोटा मोटा काम पड़ रहा हो अपने बॉस से, सीनियर से, अपनी कंपनी से, आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे, तो ज़रूर से इस समय पे करवा लीजिएगा। बुधवार और गुरुवार ये 2 दिन रहेंगे चंद्रमा गुरु के साथ में, ये बड़ा ही शुभदायी समय रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो शुक्रवार और शनिवार का दिन आएगा। ये 3 ग्रह एक साथ मिलेंगे, चंद्र, केतु और शुक्र, सिंह राशि के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 ग्रह, हालांकि चंद्रमा की शुक्र से इतनी कोई खास बनती नहीं है, लेकिन एक और शुभ ग्रह का मिल जाना केतु के नकारात्मक परिणामों को थोड़ा सा तो कम कर देता है। इसलिए मैंने कहा यात्राएं तो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रही है। वही बात है,
लाभ भाव का स्वामी अपने से दूसरे जाएगा, द्विद्वादश का संबंध बनाएगा, वही यात्राओं से संबंधित हमको चीज़ें दे रहा है, लेकिन लाभ से सारी चीज़ें जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ना सिर्फ गुरु का अस्त होना बल्कि सूर्य का गोचर कर जाना, चंद्रमा का ये जो मूवमेंट है, ये सब लाभ से, प्रॉफिट से, बड़े भाई से, सीनियर से, बॉस से, नेटवर्किंग से, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो आप लोगों के लिए आने वाला समय इन चीज़ों से संबंधित है। इन चीज़ों से संबंधित कोई काम पड़ रहा है, यात्राएं कर रहे हैं, तो मान के चलिएगा आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है ना। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो गृहिणी में हैं, वो भी अगर तीर्थाटन करें, खास करके जैसे मोमबत्ती अमावस्या मैंने बताया, ठीक है ना, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि सिर्फ घूमने फिरने पे ध्यान ना दें, किसी मंदिर पे या किसी अच्छे स्थान के पे जो स्नान है, कुंड है, कोई नदी वगैरह है, पवित्र नदी, वहाँ पे स्नान जरूर से कीजिए, लाभ आप लोगों को अवश्य प्राप्त होगा। सप्ताह का आखिरी दिन संडे आएगा, चंद्रमा कन्या राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपके लग्न के अंदर अभी कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है, तो वैसे भी ठीक ही है। ये कई बार मैं आप लोगों को कह चुका हूँ, राहु और केतु को अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे ग्रह इस राहु केतु के बीच में ही अभी फंसे हुए हैं। चंद्रमा 15 दिन यहाँ रहते हैं, 15 दिन इधर रहते हैं, तो ये काल सर्प तो नहीं है, लेकिन राहु केतु का ये एक्सेस है, इसको भी शुक्र ही तोड़ेंगे। देख लीजिएगा 1 अगस्त का समय आएगा, शुक्र जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे ये ब्रेक हो जाएगा, और वैसे टेक्निकली रूप से देखा जाए तो ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि जो केतु हैं वो लगभग अभी 6-7 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, शुक्र इस डिग्री को कब का ही क्रॉस कर चुके हैं, तो तकनीकी रूप से तो ये जो एक्सेस है ये ब्रेक हो चुका है। इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत अच्छा खासा वीडियो बनाया था, फरवरी मार्च के आसपास, आने वाले जो समय है जुलाई अगस्त तक का वो कैसे रहेगा, जिसने देखा हो उसको पता होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि शुभ समय अब आने को तैयार है। देखिए आपका जो लग्नेश है, आपका जो राशि से बुध वो वक्री हो रखा है, तो चीज़ों में थोड़ा सा आप लोगों को विलंब हो रहा होगा, चीज़ों प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लग रहा होगा, तो जितना आप जल्दी कोशिश कर रहे हैं उतना ही लेट हो रहा होगा। तो अपनी जो डेडलाइन है काम करने की, उसको भी थोड़ा सा 1-2 दिन का मार्जिन लेके चलिएगा। यानी कि किसी काम में अगर 2 दिन लग रहे हैं तो आगे से कह के चलिएगा कि 3 दिन लगेंगे, साहब 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि दिख रहा है ये काम थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से मैनेज करके चलेंगे तो आप लोगों के लिए ग्रह गोचर जो है ये एक तरीके से अच्छे मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे, और आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं तो फिर कहने ही क्या। ठीक है ना। अब देखिए मंगल को भी देख लेते हैं एक बार। मंगल का भी ट्रांजिट ठीक चल रहा है, भाग्य भाव के अंदर चल रहा है। मंगल को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप लोगों के लिए एक तो 3rd हाउस का लॉर्ड है, और एक आप लोगों के लिए 8वें भाव का स्वामी बनता है। भावगत तो ये ठीक नहीं है, लेकिन मंगल की जो स्थिति है वृषभ राशि के अंदर अभी चल रहा है, तो मंगल उस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। 1, 2, 3, 4 सीधा सीधा ये भाग्येश के ऊपर भी दृष्टि डालता है यहाँ से मंगल। ठीक है, तो इस समय पे एक तो अपने फादर साइड से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर उनको थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, हड्डियों से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उनका, सेहत वगैरह का। बाकी कोई खास चिंता की बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे शुक्र का वर्गोत्तमी हो जाना, दृष्टि तो चलो ठीक है राहु के साथ में पड़ी रही है, तो जहाँ पे राहु है वहीं है, नक्षत्र के पद में किसी में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यथावत जैसे पहली स्थिति थी वैसे ही रहने वाली है। व्यापार से संबंधित मैं चीज़ें कहूँ, क्योंकि गुरु के अस्त होने की वजह से कुछ परिणाम ऐसे होंगे कि एक तो गुरु अस्त हो जाएगा तो उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, प्रभाव कम होगा तो दृष्टियों से जो संबंध बनते हैं उन पर भी थोड़ी सी असर पड़ता ही है। वैसे ये अस्त नहीं होता, कायदे से टेक्निकली इसको कहा जाता है कि गुरु का पश्चिम दिशा के अंदर लोप हो गया। अब पश्चिम दिशा अगर आप देखेंगे तो रात्रि के अंदर जो है कोई भी ग्रह हमको जब दिखता है तो रात को ही दिखता है, दिन में तो कुछ भी तारे सितारे दिखते ही नहीं सूर्य के प्रकाश की वजह से, तो रात्रि में दिखता है। रात्रि के समय अगर वो पश्चिम में है तो पश्चिम के समय में तो हमको कुछ दिखेगा ही नहीं, सूर्य पश्चिम में अस्त हो जाता है, उसके बाद कोई ग्रह दिखता नहीं है, तो पश्चिम दिशा में गुरु का लोप हो गया है टेक्निकली। ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको अस्त माना जाएगा, दृष्टियां वगैरह इस तरह से भी चीज़ें उन चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो गुरु की देखिए आप लोगों के लिए पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ती है 5वीं, आप लोगों के लिए ज्ञान भाव के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ती है, और दाम्पत्य यानी कि जो पार्टनरशिप का हाउस है उसके ऊपर 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ पे गुरु का थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो जाएगा। यहाँ से तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, पराक्रम मेहनत तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंगल सीधे सीधे समसप्तक दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, काम करने में कोई आलस नहीं है। ठीक, उसके बाद में ये है हमारे पास में ज्ञान का, रोमांस का, इन चीज़ों से संबंधित जो भाव है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर से कहूँगा, देखिए जिनकी डिलीवरी आने होने वाली है, संतान होने वाली है, तो उसके लिए तो स्थिति ठीक है। गुरु और सूर्य लाभ भाव में बैठ करके सीधी पंचम पर दृष्टि डालते हैं, ये संतान की दृष्टि से काफ़ी कुछ अच्छा संयोग माना जाता है। जो विद्यार्थीगण हैं उन लोगों के लिए सूर्य के आने के बाद में स्थितियाँ काफ़ी कुछ ठीक रहेंगी। गुरु का प्रभाव जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई
देता है। रोमांस वगैरह के अंदर थोड़ी सी कमी दिखाई देती है और साथ ही साथ में छोटी मोटी नोक झोंक बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, क्योंकि कई लोगों का रिलेशनशिप से भी जुड़ा हुआ सवाल रहता है। तो रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा झगड़ा फसाद थोड़ा सा कम कीजिएगा, इन चीज़ों से बचिएगा। खामखा चीज़ों को, ये जो ऊर्जाएं हैं ये आप लोगों के लिए नकारात्मक हो सकती हैं, ठीक है ना। तो गुस्सा नाक पे चढ़ा रहे तो नाक को थोड़ा सा अंदर खींच लीजिए, थोड़ी लंबी सांस लीजिए, जाने दीजिए जो बात है, कोई ज़्यादा इतनी परेशान करने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। सप्तम भाव की ऊपर दृष्टि गुरु की, तो व्यापार से संबंधित शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है, धंधा मंदा। और उसके बाद के अंदर फिर ये इस भाव का जो स्वामी है जो उच्च का हो रखा था, पुष्य नक्षत्र में चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ठीक होने लगा था, थोड़ी बहुत उसके अंदर हमको कमी दिखाई देती है, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल बात यही है कि जिन भी लोगों का गुरु, सूर्य, शुक्र इनसे संबंधित कोई भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही हो तो एक बार थोड़ा सा पैकिंग का ध्यान रखिएगा। कहीं पे अगर कोई जर्नी है तो टिकट विकेट बुक करवा लीजिएगा, एंड टाइम पे आकर के कोई समस्या ना हो जाए। देखिए, ये जो राशिफल है ये एक सामान्य राशिफल होता है। आपकी पत्रिका में ग्रह कौन सा है, कहाँ पे लग्न है, किस ग्रह से संबंधित दशा अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह नवमांश में है, कौन सा किस डिविजनल चार्ट के अंदर गया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम सटीक परिणाम पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो अब बस यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ, और आपने लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से यही है हमेशा की तरह कि कृपया करके जितना हो सके इस वीडियो को हाइप दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा भी थोड़ा सा परिवार बढ़ना चाहिए, बहुत स्लो चल रहे हैं हम हाल फिलहाल तो, ठीक है ना, धीरे धीरे करके ही थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा समय हो गया है हमको भी, तो मैं ये आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं। जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।